चलिए तो शुरुआत करेंगे आम टैक्स पेयर की बातचीत के साथ। जी हाँ, जिस तरह से हमने देखा है कि नए टैक्स रजीम के तहत जो टैक्स स्लैब्स है उनको रिवाइज किया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में यहाँ पर इजाफा किया गया है। इसके अलावा बाकी अगर आप निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की बात करें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की बात करें, या डेट म्यूचुअल फंड्स के परिभाषा में बदलाव की बात करें, या एनपीएस वात्सल्य की बात करें, टैक्स जो कि आप चुकाते हैं उसके अलावा निवेश के क्या क्या फ़ायदेमंद विकल्प हैं आपके पास, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ राजेश अग्रवाल, डायरेक्टर कॉम्प्यूटैक्स भी जुड़ गए हैं। और राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। बहुत सारे सवाल हैं जो हमें भी से पूछने हैं, लेकिन चलिए शुरुआत दरअसल दर्शकों के सवालों के साथ हम करते हैं, जिन्होंने अपने सवाल हमारे शो पर रखे हैं कल बजट आने के बाद। एक एक करके उनका सवाल आपके सामने रखेंगे और बाद में चर्चा को आगे ले जाएंगे दूसरे पहलुओं पर भी। तो पहला सवाल राखी का मैं लेना चाहती हूँ, और राखी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हाँ जी मैम। राखी, हाय, नमस्कार। हाय मैम, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग राखी। शो पे आकर थैंक यू सो मच राखी, अपना सवाल आपने हमें भेजा। दरअसल कहाँ से बोल रही हैं? मैम मैं बंगाल से बोल रही हूँ। मैं बंगाल में बेसिकली रहती हूँ अभी। अच्छा राखी, अच्छा। ओके राखी, बताइए आपने कल बजट देखा, कैसा लगा आपको बजट? मैं तो आपके चैनल पे ही बजट देखा, मैं स्वदेश देखती हूँ चैनल पे, हमने बजट देखा। मैम आपने जिस तरीके से बजट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छा लगा, वो सारा कुछ समझ में आया। और मेरा सवाल भी है जो मैं आपके शो पे पूछना चाह रही हूँ। बिल्कुल, पूछिए पूछिए। मैम ये जो इस बार का बजट आया है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना बढ़ाया गया है? ओके, ठीक है। राखी आपको इसके सवाल का जवाब देंगे। और उसके अलावा राखी, मुझे ये भी जानना है कि आप अगर नए टैक्स रेजिम के तहत क्या अपना टैक्स पे करती हैं? हाँ जी मैम, मैं नए टैक्स रिजीम के लिए मैं कुछ टाइम ओल्ड टैक्स रिजीम से करा है सर, मैंने न्यू टैक्स रिजीम में स्विच किया है। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में यहाँ पर आपको नए टैक्स रिजीम के तहत फ़ायदा मिल रहा है, और ये फ़ायदा कैसे मिल रहा है, इनफैक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन होता भी क्या है, ये भी हम समझते हैं। थोड़ा सा बारीकी में जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट हैं राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी, राखी का सवाल मेरे ख्याल से ऐसा सवाल है जो बहुत लोगों के जहन में होगा कल अनाउंसमेंट्स के बाद। कितना फ़ायदा हुआ और किस तरह के ओल्ड टैक्स पेयर को या न्यू टैक्स रिजीम के पेयर को हुआ है, उस पर हम बाद में आते हैं। उससे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि बजट के बाद न्यूज़ रूम में ही बहुत सारे लोगों ने आकर हमसे पूछ लिया कि ये मिलता कब है इसका फ़ायदा, और जब फ़ायदा मिलता है तो हम कुछ क्लेम क्यों नहीं करते हैं? क्लेम नहीं करते लेकिन फ़ायदा मिल जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप संक्षिप्त में समझाइएगा, उसके बाद राखी के सवाल का जवाब। राजेश जी। देखिए राखी जी, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये सैलरी एम्प्लॉयज को मिलता है, जिनकी सैलरी से इनकम होती है उनको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अभी तक ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये मैक्सिमम लिमिट थी इसकी, 50,000 पर ईयर। अभी कल जो सीतारमन जी ने बजट पेश किया उसमें उन्होंने इसको बढ़ा के 75,000 कर दिया, लेकिन उन्होंने इसमें जो बढ़ोतरी की है, जो 25,000 रुपये बढ़ाए, सिर्फ वो न्यू स्कीम के लिए बढ़ाए। अगर आप पुरानी स्कीम को फॉलो करते हैं तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही रहेगा, और आप नई स्कीम में जाते हैं, नई रिजीम जो 115 बीएसी स्कीम है, उसमें उसको बढ़ा के 75,000 रुपये कर दिया है। तो ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरी एम्प्लॉयज को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। अब तो इसमें जो इम्पैक्ट पड़ेगा 25,000 का जो टैक्स का इम्पैक्ट पड़ेगा, आप देखिए अगर आप 15 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो आप 30% स्लैब में हो गए, तो इस सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन का इम्पैक्ट है 7,500 रुपए। और जो स्लैब्स में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जो न्यू रिजीम के स्लैब्स थे, पहले जो स्लैब्स थे 3 लाख तक जीरो टैक्स, 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 तक 9 से 12 तक 15, 12 से 15 तक 20, उसके बाद 30% है। लेकिन कल फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें बदलाव किया स्लैब्स में, सिर्फ न्यू स्कीम के लिए जो पहला बेसिक मिल की रेट है वो सेम ही रखी है 3 लाख तक, लेकिन जो दूसरा स्लैब है जो 3 से 6 का था उसको 3 से 7 कर दिया है और उसको 5% ही रखा है। और जो सेकंड स्लैब था 6 से 9 का, को इन्होंने 7 से 10 का कर दिया है। उसके बाद वाले स्लैब को 9 से 12 वाले को 10 से 12 कर दिया है। तो इस पूरी 15 लाख तक की इनकम पे आपको 10,000 का बेनिफिट वो भी मिलेगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट 7,500 और मिलेगा।
तो अगर अपन बात करें स्टैंडर्ड सैलरी एम्प्लॉय के लिए जिसकी इनकम 15 लाख या 15 लाख से ऊपर है, तो उनको 17,500 का टोटल बेनिफिट मिलेगा प्लस 4% सरचार्ज का। तो ये आपको करीबन 18,200 का आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो बेनिफिट आपको मिल रहा है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत है और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 75,000 कर दिया गया है उसका फ़ायदा भी आप उठाएंगे। लेकिन अगला सवाल मैं लूँ उससे पहले बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हमें समझने हैं आपसे राजेश जी, और जो एक डैम्पनर रहा है, मैं अगर बाजार में पैसे लगाने वालों की बात करूं और इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे लगाने की बात करूं, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, ठीक है। और एसटीटी के कुछ दरों में यहाँ पर बदलाव हुए हैं, तो ये बदलाव हमें विस्तार से समझाइएगा और साथ ही इसका जो इम्पैक्ट है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वो सवाल मैं बाद में आपके पास पेश करूंगी। पहले बदलाव की बात करते हैं राजेश जी। देखिए, जो इक्विटी फंड्स है उसमें अभी तक जो लॉन्ग टर्म है उस पर 10% टैक्स लगता था सेक्शन 112A में, और शॉर्ट टर्म पे 15% था। कल बजट में इसको बढ़ा दिया गया है। जो लॉन्ग टर्म है उसको 12.5% कर दिया है, जो 10 का था उसको 12.5% कर दिया है, जो शॉर्ट टर्म था उसको 15 का 20 कर दिया है। इससे जो इक्विटी फंड पे है टैक्सेशन बढ़ा है, और एसटीटी में जो था वो सेम है। F&O वगैरह पे रेट चेंज हुई है एसटीटी की, डिलीवरी बेस पे कोई चेंज नहीं। चलिए, अब इसका हम ओवरऑल इम्पैक्ट समझना चाहते हैं बाजार में, जिस तरह से हमने होता हुआ देखा है। शेयर जब आप खरीदते हैं तो एसटीसीजी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ये किस किस अवधि में लगता है, और ऐसे में क्योंकि बहुत जो लोग हैं वो एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, ठीक है, उसका भी एक गणित होगा। आपकी एसआईपी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर किस तरह से असर पड़ेगा, इसका गणित हमें आपसे समझना है। कैलकुलेशन अगर आप आसान भाषा में समझा सके तो अच्छा होगा, बिकॉज हमारे दर्शक अक्सर वही दर्शक हैं राजेश जी जो छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट में, जैसे हम कहते हैं किश्तों में एसआईपी करते हैं और बाजार में पैसे लगाते हैं। डिसिप्लिन इसीलिए मेंटेन भी कर पाते हैं क्योंकि एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ही वही है। तो उनके नज़रिए से भी समझना बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर एलटीसीजी की बात हो तो वो कैसे लगेगा उनकी एसआईपी पर, आपकी एसआईपी पर एलटीसीजी की दरों का असर बताइए। देखिए, एसआईपी में इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये मंथली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, 15 दिन में भी हो सकती है। आप मतलब इसमें सिस्टमेटिक वे से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर 1 ईयर के बाद आता है। अगर आपने 1 साल तक कोई असेट होल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म आएगा, और उससे कम किया है तो शॉर्ट टर्म आएगा। इसमें आप जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज आपने कोई अप्रैल में इन्वेस्टमेंट किया, फिर मई जून हर मंथली कर रहे हैं, तो ये अगले अप्रैल में ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा, मई वाला अगले मई में। अगर उससे पहले सेल करते हैं तो कुछ पोर्शन हो सकता है कि लॉन्ग टर्म हो, कुछ पोर्शन शॉर्ट टर्म हो। अपन ये मानते हैं कि सारा लॉन्ग टर्म है। तो इक्विटी फंड में अपन जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे इक्विटी फंड हो और ये इक्विटी शेयर्स हो, उनका ट्रीटमेंट कंप्लीटली एक ही तरह का है। इसमें अपन को खास बेनिफिट ये भी है कि अभी टैक्स तो बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, 10 से 12.5 किया है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ पहले क्या था कि 1 लाख रुपए तक का अगर टैक्स अपन को 1 लाख रुपए तक का गेन होता था तो एग्जाम था, 1 लाख के बाद ही टैक्स लगता है। सपोज 1,10,000 का किसी को गेन हुआ तो 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था। अब उन्होंने उस लिमिट को बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया है, 1 लाख की जगह 1.25 लाख कर दिया। उन्होंने टैक्स अगर बढ़ाया 10 से 12.5%, तो उस लिमिट को भी 1 लाख से 1.25 लाख कर दी गई है। सिर्फ में जैसा कि आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो अगर वो अपना रिडीम भी साल में अगर इस तरह से प्लान करें कि 1.25 लाख से अंदर अंदर रिडीम करेंगे तो उनको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा लॉन्ग टर्म के केस में, और शॉर्ट टर्म पे तो 20% कर दिया है गवर्नमेंट ने। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और भी सवाल हैं मेरे पास जो मुझे आपसे पूछने हैं, लेकिन उस बीच हमारी दर्शक फोन लाइन पर हैं, और आज क्योंकि विमेंस वेडनेसडे है तो अच्छी बात यहाँ पर ये है कि महिला टैक्स पेयर्स भी अपने सवाल हमसे पूछ रही हैं। शो में विमेन इन्वेस्टर्स तो पूछती हैं, आज हमारे पास महिला टैक्स पेयर्स भी हैं। उनमें से अंजलि मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। अंजलि नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं, क्या करती हैं? नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं जॉब करती हूँ प्राइवेट। ओके, बताइए। थैंक यू मैम मेरा सवाल लेने के लिए। और मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरी इनकम 10 लाख रुपए है तो कितना टैक्स लगेगा, और कौन से ऐसे उपाय होंगे कि मैं अपना टैक्स थोड़ा बचा सकूं?
देखिए, टैक्स बचाने के उपाय तो हर किसी को जानने हैं, भले ही वो 10 लाख सालाना कमाते हो या उससे ज़्यादा कमाते हो। वो सवाल मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे ये पूछना है अंजलि, आप किस टैक्स रिजीम की टैक्स पेयर हैं? क्या आप ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स पे करती हैं या न्यू? न्यू में करती हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर तो देखिए आपको फ़ायदा हो रहा है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स पे कर रही हैं। राजेश जी समझाएंगे और उसके बाद मुझे भी नुस्खे जानने हैं दरअसल टैक्स बचाने के, तो वो हम टैक्स लैब वाइज राजेश जी आपसे पूछेंगे बाद में, लेकिन पहले इनको बताइए ये फ़ायदे में कैसे हैं। देखिए अंजलि जी, जैसा कि आपने बताया कि आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम में तो इस बजट में काफी बेनिफिट दिया है सैलरी क्लास को। एक तो अभी मैंने जैसे बताया था, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 कर दिया है, तो आपको 25,000 का एग्जेम्पशन तो एक्स्ट्रा ये मिल गया है। दूसरा, आपका जो स्लैब है वो जो पहले 3 से 6 लाख का था 5% वाला, वो 3 से 7 लाख का हो गया है। और जो दूसरा स्लैब है 6 से 9 का जो 10% का था, उसको अब 7 से 10 कर दिया है। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाती हैं, उसमें आपको कोई सिर्फ ओनली एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिलेगा 75,000 का, तो आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी 9,25,000, जिसपे आपको 42,500 रुपये टैक्स लगेगा, और सरचार्ज भी लगाएंगे तो 1,700 रुपये सरचार्ज लगा के आपको 44,200 टैक्स लगेगा। इसमें अगर आप बचाना चाहते हैं टैक्स, तो इसमें गवर्नमेंट ने एक ही रिबेट की अलाउ किया। अगर आपका एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में आपके पैसे दे 80CCD2, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने कल जो पहले सैलरी का 10% रेस्ट्रिक्शन था, उसको 14% कर दिया है। 14% तक वो आपको सैलरी देने के लिए आपके पेंशन स्कीम में अगर पैसा जमा करा देगा, तो वो भी आपको एक छूट मिल जाएगी। तो इसमें एक ही आपको डिडक्शन अलाउ हुआ है बिसाइड स्टैंडर्ड डिडक्शन, एनपीएस का, जो कल 10 की जगह 14% कर दिया। बिल्कुल एनपीएस का ये बढ़ता हुआ फायदा जो कि हम देख रहे हैं न्यू टैक्स रेजिम के तहत टैक्स पेयर्स को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा मुझे एनपीएस वात्सल्य पर भी आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले अंजलि के सवाल का दूसरा पहलू जो था कि टैक्स बचाने के कोई तरीके बताइए। अब जिस तरह से कल बजट के बाद राजेश जी मीम्स चल रहे हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कम टैक्स पे करना है तो फिर आप कम कमाई कीजिए, और मिडिल क्लास को तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। एक हाथ से अगर कुछ दिया है तो दूसरे हाथ से ले भी लिया है, क्योंकि भले ही नए टैक्स रेजिम में आपने टैक्स स्लैब रिवाइज कर दिए हैं। आप कह रहे हैं कि बचत हमने आपकी करा दी है, लेकिन उस बचत के बाद आप निवेश अगर कर रहे हैं तो आपने टैक्स भी बढ़ा दिया है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो नेट नेट आपके हाथ में कुछ लगा नहीं है, कहने की बात यह है। तो अब कुछ नुस्खे बताइए कि टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। कमाई तो खैर उसके तो नुस्खे गुरु मंत्र हम देते ही रहते हैं शो में, अब टैक्स बचाने का कोई गुरु मंत्र बताइएगा। जैसा मैंने बताया, सैलरी अगर आपकी ओनली सैलरी इनकम है, तो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाया और स्लैब्स में भी परिवर्तन किया है। इससे आपको सीधा 17,500 रुपये का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। आपको 17,500 का बेनिफिट दिया गया है। और जो नई स्कीम में जो खासियत है, या नई स्कीम की जो रोड मैप है, वो यही है कि आपको कोई इसमें डिडक्शन अलाउ नहीं है। इसमें कोई आपको लीव, जैसे पहले आपको कन्वेंस अलाउंस वगैरह ओल्ड स्कीम में थे, इसमें कुछ भी अलाउ नहीं है आपको, HRA वगैरह तो आपको। लेकिन हाँ, इसमें ये कि अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आप हर साल एनालिसिस कर सकते हैं ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, और जिसमें टैक्स कम है तो ये एक प्रावधान है एक्ट में कि आप उसके तहत टैक्स दे सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप सैलरी पर्सन है और आप 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, पेंशन प्लान भी ले रखा है आपने 50,000 का जो आपको अलाउ है, आपने हाउसिंग लोन रखा है जिसमें कि आपको 2 लाख रुपए आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, आपने मेडिक्लेम भी करा रखा है, तो उसमें आपका टैक्स काफी कम हो जाता है। उसमें आपका 41,000 रुपए का टैक्स आ जाएगा, 40,000 से भी नीचे का टैक्स आ जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है रिटर्न फाइल करते हो कि आप दोनों में से कौन सी स्कीम लें। अगर आपको डिडक्शंस लेने हैं तो आप ओल्ड स्कीम में जा सकते हैं, आपको डिडक्शंस नहीं लेने तो आप नई स्कीम में आना पड़ेगा आपको। और आप दोनों का एनालिसिस कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न कि आपका टैक्स किस में कम बनता है, और आप वो वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और खास बात ये है कि आप ये ऑप्शन हर साल अवेल कर सकते हैं। एक साल आप नए में जा सकते हैं, एक साल आप पुराने में जा सकते हैं।
चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेने हैं, लेकिन साथ ही मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा डेट म्यूचुअल फंड और जो परिभाषा है जिसमें बदलाव किया गया है राजेश जी, उस पर हम बात करें कि किस तरह से अब जो है ये सब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के दायरे में आ जाएंगे और कुछ हद तक एक रिलीफ भी हम मान सकते हैं अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। तो इसका गणित क्या है, किस तरह से जो है सारे डेट फंड्स के जो गेन्स हैं अब वो शॉर्ट टर्म गेन्स के तहत काउंट होंगे, ये समझाइएगा ज़रा। देखिए, जो लॉन्ग टर्म डेट फंड्स हैं इनको गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, इनको शॉर्ट टर्म, इनका जो ट्रीटमेंट होगा एज अ शॉर्ट टर्म गेन ही माना जाएगा। और जो पहले एक चेंज और किया कि जो पहले 36 मंथ्स में होता था लॉन्ग टर्म, अब उसको 24 कर दिया सभी असेट्स के लिए। शेयर्स के लिए 1 ईयर है, बाकी सबके लिए 2 ईयर है। और इसमें एक दूसरा जो बात है वो इंडेक्सेशन भी खत्म कर दिया है। तो अगर अपन डेट फंड्स का लें तो इसको एज पार एफडीआर के बराबर कर दिया है कि जैसे एफडीआर का टैक्सेशन है वैसे ही इनका टैक्सेशन कर दिया है। आपकी जो जितने का बेचेंगे और जो आपकी कॉस्ट है वो कम होगा, बाकी को आपको शॉर्ट टर्म नॉर्मल स्लैब रेट से मिलेगा, टैक्स लगेगा उसमें आपका। यहाँ पे ऐसा भी कोई क्राइटेरिया जहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसा फंड है जो एक सीमा के तहत इक्विटी में निवेश करता हो और उसके अलावा उसका पैसा फिक्स्ड इनकम में हो, उस स्लैब में उस एक्सपोजर में किसी भी तरह के बदलाव पे परिभाषा बदली है क्या, ये समझा पाएंगे आप? एक ये कि जिसका इक्विटी फंड में 65% या 65% से अबव होगा तो उनको तो इक्विटी फंड लेंगे, उससे कम होगा तो ये डेट फंड में कवर हो जाएगा। चलिए, तो इसको अगर हम राहत मानते हैं तब भी क्या ये फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले एक बेहतर विकल्प होगा क्या पैसे लगाने का? देखिए, जो अपनी एफडीआर होती है उसमें अपन को फिक्स रिटर्न होता है, उसमें अपन को जो निवेशक है उसको पता होता है कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो डेट फंड्स वगैरह होते हैं ये मार्केट के अनुसार उतार चढ़ाव होता है, तो इसमें गेन ज्यादा भी हो सकता है, गेन कम भी हो सकता है। ये आदमी, देखिए आप जानते हैं रिस्क एंड रिवार्ड वाली बात है, जिसका रिस्क ज्यादा उसमें रिटर्न ज्यादा, रिस्क कम तो रिटर्न कम। बढ़ते हैं और मेरे ख्याल से अगला सवाल हम लेना चाहेंगे हमारे दर्शक का। ओके, अनामिका का सवाल मैं लूंगी और एनपीएस में क्या बच्चों के नाम पे निवेश किया जा सकता है? इसी पर बातचीत भी हो रही थी राजेश जी आपसे, जहां पर मैं कह रही थी कि एनपीएस वात्सल्य जिसकी डिटेलिंग अभी आनी बाकी है और उस पर हमारी नज़र भी रहेगी, लेकिन एक ऐसा बहुत बढ़िया विकल्प जहां पर माता पिता हो, गार्जियन हो, वो माइनर्स के नाम पर या उनके लिए निवेश कर सकते हैं। अब एनपीएस हम सब जानते हैं कि एक रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आपको लॉक इन भी मिलता है, अलग अलग तरह के स्कीम्स के आपको विकल्प भी मिलते हैं, आप रिटायरमेंट के लिए पैसे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आप बतौर पेरेंट अपने बच्चों के भविष्य को भी अब सिक्योर कर सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य के बारे में जानते हैं, राजेश जी बताइए। देखिए, कल फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कल इसका इंट्रोड्यूस किया है स्कीम का। इसमें गार्जियन जो है या पेरेंट्स हैं माइनर के नाम से पैसा इसमें लगा सकते हैं। जब वो 18 साल के मेजर हो जाएंगे तब वो रेगुलर प्लान बन जाएगा, एनपीएस का वो रेगुलर प्लान बन जाएगा। तब तक वो पेरेंट्स और गार्जियन उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसकी छूट ले सकते हैं। अभी इसकी डिटेलिंग आनी बाकी है, कल बजट में इतना ही बताया गया इसके बारे में। बिल्कुल, इसकी डिटेलिंग आनी बाकी है, उसका हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और चलिए अगला सवाल हमारे पास अगला सवाल देखना पड़ेगा किसका आया है। चलिए, सवालों का हम इंतज़ार अभी कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ब्रेक का भी समय लगभग हो ही गया है। राजेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कुछ और पहलुओं पर बातचीत करेंगे क्योंकि आपके पास भले ही नए टैक्स वेलकम बैक। और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में बजट के बाद अब आपके हाथ में क्या कुछ लगा है अक्रॉस एसेट क्लासेस, टैक्स पेयर के लिहाज से और निवेश के लिहाज से, इसी का एक क्लासरूम चल रहा है। हमारे आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं और आपको रणनीति भी बता रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी, जाते जाते बस एक सवाल मुझे रियल एस्टेट पर पूछना है जहाँ पे इंडेक्सेशन का जो फ़ायदा है वो निकाल दिया गया है, कितना बड़ा डैम्पनर और कैसे अब ये लागू होगा आपकी प्रॉपर्टी पर? अभी तक क्या था कि
इंडेक्स जो अपनी कॉस्ट थी, अगर कोई प्रॉपर्टी 2 साल पुरानी है जिसपे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था तो उसका इंडेक्सेशन मिलता है। गवर्नमेंट ने 2001 से लेके हर साल इंडेक्सेशन, एक इंडेक्स कैलकुलेट कर देती है, इंडेक्स देती है अपन को, जिसको अपन इन्फ्लेशन इंडेक्स बोलते हैं। तो जैसे अभी 2001 का इंडेक्स है 100 और अभी का 364। तो आप अगर कोई प्रॉपर्टी आज बेच रहे हैं तो उसका 3.64 टाइम्स हो जाती थी इसकी कॉस्ट, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको इंडेक्सेशन खत्म कर दिया उन्होंने। लेकिन साथ के साथ क्या किया है कि जो टैक्स रेट जो 20% थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, उसको 12.5% कर दिया है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी पहले की खरीदी हुई है और जिनकी कीमत बहुत कम है और अब बहुत महंगी हुई है, उनको तो इसमें बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि टैक्स आपका 7.5% कम हो गया, 20 की जगह 12.5% हो गया है। तो इसमें डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी और कैलकुलेशन पे कि आपको किसमें फायदा हो रहा है। लेकिन अपने पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको 12.5% जो ये बदलाव कल से ही लागू कर दिया 23 जुलाई से ही। और ये जो कल बजट स्पीच में ये भी कहा था कि इंडेक्सेशन किसी भी कंट्री में नहीं है वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में है। तो उन्होंने कहा कि इसको एट पार करने के लिए वर्ल्ड में अब हम इसको टैक्सेशन में बदलाव करते हैं, इंडेक्सेशन हटा देते हैं और इसकी बेनिफिट देने के लिए टैक्स रेट कम करते हैं। मेरी जो निजी राय है, मेरी ओपिनियन जो है, उसमें मुझे लगता है कि इससे फायदा ही होगा, टैक्स कम आएगा। ये फिलहाल समय मेरा समाप्त हो चुका है, लेकिन राजेश जी आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम जानकारियां दी हैं, समझाइश दी दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार शुरुआत करेंगे विमेंस वेडनेसडे हमारी इस पेशकश की, जहां पर महिला निवेशकों के सवालों के जवाब लाइव उन्हीं से बात करके उनको दिलवाएंगे। इस बीच अगर आप भी दर्शक हैं हमारे शो के और सवाल पूछना चाहते हैं तो झटपट व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, अपने सवाल वहाँ पर भेजिए। और साथ ही सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, खासतौर से यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो अपने सवाल यूट्यूब पर के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।